देखिए चालू करते हैं। कल पूरा बातचीत किया था कि सिलेबस क्या रहेगा। कल का अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो कल पूरी चर्चा किया था सिलेबस पे, स्ट्रक्चर पे, जो संभावित सिलेबस है, जो अलग अलग प्रकार के मार्केट में चर्चाएं हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो सारी बातचीत कल किया था। और गणित में वर्ग 3 में कितना पढ़ना है, वर्ग 2 में कितना पढ़ना है, ये सारी बातें समझाया था। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन। शुरुआत में वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं, क्योंकि कल मैंने बातचीत की है सिलेबस पर, स्ट्रक्चर पर। तो मैंने समझाया था कि गणित का पूरा सिलेबस, जिसमें आपने देखा था गणित का शिक्षण शास्त्र था, गणित का इतिहास जिसको बोल रहा था मैं, इसके बाद अंक गणित का पोर्शन था, बीज गणित का पोर्शन था, ज्यामिति और क्षेत्रमिति का पोर्शन था, सांख्यिकी का पोर्शन था, त्रिकोणमिति का पोर्शन था। मैंने बताया था कि वर्ग 3 में कितना है, वर्ग 2 में कितना है, सारी बातचीत किया था मैं। तो वर्ग 3 में मेनली मैंने क्या बताया था आपको, अंक गणित कवर करना है, साथ में ज्यामिति और क्षेत्रमिति। थ्योरेटिकल पार्ट जो गणित का शिक्षण शास्त्र है वो तो पढ़ना ही है, चाहे वर्ग 3 में हो चाहे वर्ग 2 में हो। लेकिन अगर न्यूमेरिकल पार्ट की बात करूं तो वर्ग 3 में मेनली आपको पढ़ना है अंक गणित, जिसमें लगभग 15-17 चैप्टर्स मैंने लिखे थे, और आपको पढ़ना है ज्यामिति और क्षेत्रमिति। इतना पोर्शन वर्ग 3 वालों को कवर करना है मेनली। बाकी तो मैं डिटेल्ड चर्चा कल किया था। वर्ग 2 वालों की बात करूंगा तो वर्ग 2 वालों को सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। उनको पूरा गणित का शिक्षण शास्त्र, जिसमें गणित का इतिहास शामिल रहेगा, पूरा अंक गणित है, पूरा बीज गणित है, पूरा ज्यामिति है, पूरा क्षेत्रमिति है, पूरा सांख्यिकी है, इसके अलावा त्रिकोणमिति भी रहने का संभावना है। तो पूरा पढ़ना है। वर्ग 2 में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। वर्ग 2 वाले तो ये मान के चलिए कि 10th तक का जितना मैथ्स है वो पूरा मैथ्स आपको कवर करना होगा। वर्ग 3 वालों में बहुत कम है, देखा जाए तो 2 के कंपैरिजन में तो बहुत कम है वर्ग 3 में। तो अभी जो काम करना चालू करेंगे अपन गणित में, ये बेसिक काम होगा। जैसे अपन सबसे पहले ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जो पूरे गणित में काम आएंगी। सबसे पहले अपन जानेंगे संख्या के बारे में। प्रश्न भी आता है, ऐसा नहीं कि प्रश्न यहां से नहीं आता है। सबसे पहले अपन जानेंगे संख्या के बारे में कि संख्या होता क्या है। सबसे पहला काम तो नंबर क्या होता है, नंबर के टाइप, मतलब संख्या के प्रकार, जितने भी प्रकार होते हैं संख्या के, सारे प्रकारों पर चर्चा करेंगे। संख्या के जितने भी प्रकार होते हैं सारे प्रकारों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद संख्या पे जितने भी प्रश्न बने हैं आज तक, अभी नए पैटर्न के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, तो संख्या पे जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को भी डील करेंगे। सबसे पहला काम अपना ये होगा, संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है, संख्या पर जो प्रश्न बने हैं अभी तक के, जो आगे बनने की संभावना है, वो सारे प्रश्नों को भी डील करेंगे अपन। अब यहां से सेपरेट प्रश्न तो आता ही है। अगर मैं सेपरेट प्रश्न की बात करूं तो यहां से सेपरेट प्रश्न लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। सेपरेट प्रश्न कैसा आता है, आपने देखा होगा, दो परिमेय संख्या को गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, बोल देगा परिमेय, अपरिमेय, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। समझ आ रहा है। इसके अलावा और प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे अभाज्य संख्या को लेकर के प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। प्राइम नंबर्स बोलते हैं अभाज्य संख्या को। पूर्णांक संख्या पर प्रश्न बने हैं, प्राकृत संख्या पर प्रश्न बने हैं, संख्याओं को क्रम से जमाने वाले प्रश्न बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। तो सबसे पहला टारगेट अपना यही रहेगा कि संख्या क्या होता है ये आप जाने, संख्या कितने प्रकार का होता है ये जाने, और संख्या के प्रकारों पर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी आप देखें। सबसे पहला टारगेट ये होगा, वर्ग 3 हो चाहे वर्ग 2 हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, व्यापम क्या आप उसको एसएसबी भी बोलेंगे, तो एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, पीएससी का कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, आपको इसकी नीड तो पड़ेगी ही। इसके बिना गणित सीख ही नहीं पाएंगे आप। आपको संख्या की आवश्यकता जगह जगह पे पड़ेगी। औसत पढ़ेंगे तो वहां पर संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, प्रतिशत लाभ हानि पढ़ेंगे तो वहां पे संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वाला सेक्शन जो है पूरे गणित में काम आएगा। सेपरेट क्वेश्चंस तो आएंगे यहां से, एक बात तो ये समझो, सेपरेट क्वेश्चंस तो आएंगे ही यहां से। सेपरेट क्वेश्चन का मतलब संख्या को लेकर के ही एक प्रश्न। जैसे भी हाल फिलहाल में जो पिछले साल की बात करूं, नगर सैनिक का पेपर हुआ था, होमगार्ड का, व्यापम ने लिया था होमगार्ड का पेपर। वहां पर कथन कारण का एक प्रश्न आया था। कथन में दिया था 0/-2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद कारण में लिखा था कुछ कुछ बातें। अभी जो सहकारिता अपेक्स बैंक का एग्जाम हुआ था, लेटेस्ट एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, वहां पर 4-5 कथन दे दिए गए थे, उसमें से कौन सा सही कौन सा गलत ये पहचानना था, संख्याओं को लेकर के ही।
तो प्रश्न तो बहुत सारे बने हैं। 2022 का पटवारी का पेपर देखेंगे तो वहां पर पूछा गया था कि दो परिमेय संख्या को गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। आरआई के पेपर में पूछा गया था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न इधर से निकलते हैं। दो सम संख्याओं का योग क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। एक बार मैं प्रश्नों का पैटर्न आपको दिखा रहा हूं। देखिए आजकल के जो पैटर्न के प्रश्न वो ऐसे बनते हैं। देखिए ये सब प्रश्न कराऊंगा, अभी नोट मत करेंगे, बस देखिए एक बार। ये आजकल के पैटर्न में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बड़े बड़े प्रश्न देख सकते हैं। JK LM ऐसे 4-4 5-5 स्टेटमेंट देगा और उसके बाद आपको बोलेगा कौन सा सही कौन सा गलत। तो ये आजकल के पैटर्न पे आधारित प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न बहुत इजीली बना लेंगे आप, लेकिन उसके पहले आपको परिमेय अपरिमेय जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं पता होनी चाहिए। वो सारी संख्याएं पता होंगी तब आप इन सब प्रश्नों को बना पाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये मैं आपको केवल दिखा रहा हूं कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ये देखिए कथन कारण का प्रश्न आजकल देखे ही होंगे। अगर व्यापम के एग्जाम दे रहे हैं आप तो कथन कारण के प्रश्न आपको मिलेंगे ही। अभी प्री बीएड प्री डीएड ये सब जो एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उसमें तक कथन कारण के प्रश्न आए हैं, वहां पे भी कथन कारण के प्रश्न पूछा है। तो ये मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको नए पैटर्न के प्रश्न ही मिलने वाले हैं। अभी मंडी सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, टेट का पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा, अमीन पटवारी का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, परिवहन आरक्षक का पेपर आप लोगों ने देखा होगा। यही सब चल रहा है। और ये सब प्रश्नों को अगर बनाएंगे ना आप, जैसे ये प्रश्न मैंने आपको दिखाया, ये प्रश्न मैंने आपको दिखाया, इन सब प्रश्नों को अगर आप बनाते हैं तो आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। ये सब प्रश्न तभी बनेंगे जब उस टॉपिक में आपकी एकदम डेप्थ नॉलेज होगी, तभी ये सब प्रश्न बन पाएंगे, वरना ये सब प्रश्न बनेंगे नहीं आपसे। तो इन सारे प्रश्नों को अपन डील करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए सारी संख्याएं। ये देखिए सही जोड़ी बनाने का प्रश्न, ऐसा प्रश्न टेट में आ चुका है। वर्ग 3 के टेट में ऐसा प्रश्न आ चुका है। सही जोड़ी बनाने का प्रश्न है कि ये कौन सा भिन्न है, ये कौन सा भिन्न है। समझ आ रहा है? ये देखिए इसका तुल्य भिन्न क्या होगा, पढ़ाऊंगा सारी बातें। इसका तुल्य भिन्न क्या होगा, ये कौन सा भिन्न है, ये कौन सा भिन्न है, सारी बातें बताऊंगा। उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। सीटेट का एक प्रश्न था कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, देख सकते हैं। ये देखिए फिर से कथन कारण का प्रश्न है। ये देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न करने हैं। उससे पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट अपन अपने नोट्स में लिखेंगे, समझेंगे चीजों को, उसके बाद आऊंगा मैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस करेंगे अपन, ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, पूरे क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर आपको दिखेगा भी नहीं एग्जाम में। तो सारे पैटर्न के क्वेश्चंस अपन करेंगे। ये देखिए ना कथन कारण के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये सब क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, ये देखिए टेट में पूछा गया प्रश्न, ये प्रश्न टेट में आ चुका था। 2024 के टेट में आपने ऐसा प्रश्न देखा होगा। 2024 के टेट में ये प्रश्न आया था, 4 संख्याएं दी गई थी, उनको क्रम से जमाना था। संख्या पद्धति अगर आप सीखना चाहते हैं तो उन चारों संख्याओं का क्रम क्या होगा। ये टेट 2024 में पूछा गया प्रश्न है, वर्ग 2 में। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को अपन डील करेंगे। देख सकते हैं ये सारे प्रश्न अपन डील करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा अपन समझते हैं संख्याओं के बारे में। नोट्स में लिखिए आप एक एक संख्या को, उसके बाद अपन क्वेश्चंस में आएंगे। तो नए पैटर्न में ही तैयारी करनी है, ये मान के चलिए। पुराने ढर्रे में चलेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। और नया पैटर्न का आप देखेंगे ना, स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है। ये नए पैटर्न में फायदा है, बल्कि पुराने पैटर्न में थोड़ा सा नुकसान होता था बच्चों को। नए पैटर्न में फायदा हो रहा है। नए पैटर्न में फायदा क्या हो रहा है, जैसे 4-4 स्टेटमेंट दिए होते हैं, कोई एक भी बन जा रहा है तो भी उत्तर आ जा रहा है। 2 में तो आ ही जा रहा है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें गलत सही पहचानना है आपको। कोई एक भी बन जा रहा है ना चारों में तो भी काम चल जा रहा है। कहीं कहीं पे 2 में तो काम चल ही जा रहा है, कभी कभी तो कोई एक में भी काम चल जा रहा है। सही जोड़ी बनाने का प्रश्न आता है, चारों में से कोई एक बन जा रहा है तो भी काम चल जा रहा है, 2 में तो चल ही जा रहा है। इसीलिए तो बच्चों के नंबर आए हैं। देखो ना भी नंबर 90 से ऊपर नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं भी मंडी सब इंस्पेक्टर के पेपर में। 90 से ऊपर, सोचो 100 नंबर में 90 से ऊपर नंबर ला रहे हैं बच्चे। 80 नंबर के ऊपर तो पूरा क्लोज हो जा रहा है सीट। 80 के ऊपर पूरा क्लोज हो जा रहा है देखा जाए तो। जनरल की अगर बात करूं मैं, अनारक्षित की बात करूं मैं, तो 80 से ऊपर तो पूरा क्लोज हो जा रहा है। 150-200 बच्चे तो ऐसे रहते हैं जो 80 या उससे ज्यादा नंबर ला रहे हैं। तो नए पैटर्न में क्वेश्चंस में फायदा है। बल्कि आपको बताऊंगा ना भी, मंडी सब इंस्पेक्टर में ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं ना, देख करके बच्चों इन प्रश्नों को छोड़ दिए हैं। ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे, P1 का पावर A1, P2 का पावर A2, इस प्रकार के एकदम वाहियात स्टेटमेंट रहते थे जो आप पहली बार देखे होंगे अपनी तैयारी में। लेकिन उस स्टेटमेंट को पढ़ना ही नहीं है आपको,
बाकी के स्टेटमेंट को पढ़िए, बाकी के स्टेटमेंट में अगर काम बन जा रहा है तो आपका उत्तर आ जाएगा। PQRS करके 4 स्टेटमेंट दे रहा है, के बारे में किसी को कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं कोई बच्चा उस स्टेटमेंट को, लेकिन ऐसे इतना आसान लिखा है, उस चीज को बना दे रहे हैं बच्चे, उत्तर आ जा रहा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे एस को सही लिया है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जहां पे 4-4 स्टेटमेंट दिया है, कोई एक या कोई 2 आपसे बन रहा है तो आप उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न कराऊंगा मैं आपको। अभी मंडी सब इंस्पेक्टर में आए थे संख्या को लेकर के 2-3 प्रश्न, वो इस स्लाइड में नहीं है, ये पीपीटी में नहीं है, मैं लिखवाऊंगा उन प्रश्नों को। मंडी सब इंस्पेक्टर में 2 प्रश्न आए थे अभाज्य संख्या को लेके। सोचो एक ही पेपर में 2 प्रश्न अभाज्य संख्या को लेके, अभी जो मंडी सब इंस्पेक्टर हुआ था। तो संख्याओं की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात यहां से प्रश्न आएगा वो प्रश्न बनना चाहिए आपसे। चलो तो चालू करेंगे अपन। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल भी मैं समझा रहा था, वर्ग 3 वालों का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, वर्ग 2 वालों का सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो अभी अपन ऐसे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं जो कि दोनों में आएगा ही, दोनों में आएगा। अभी अपन ऐसे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। चलो सबसे पहले संख्या की परिभाषा लिखो। सबसे पहले लिखेंगे संख्या की परिभाषा। इंग्लिश मीडियम वाला भी कोई है क्या इसमें? इंग्लिश मीडियम वाला कोई है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में? कोई भी ऑनलाइन में कोई है इंग्लिश मीडियम वाला? कमेंट करेंगे फिर। चलिए संख्या की परिभाषा को लिखेंगे। नंबर, संख्या। लिखिए, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। 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 वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा है, कोई काम की परिभाषा नहीं है ये, देखा जाए तो। नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स which are used for measuring, counting, etc. Numbers are the mathematical objects which are used for measuring, counting, etc. कोई काम की परिभाषा नहीं है। काम के ये 2 टर्म्स हैं, ये देखिए, ये 2 शब्द जो लिखे हैं मैंने, मापना और गिनना, ये काम के शब्द हैं दोनों। व्यापम में एक प्रश्न आया था जिसमें मापना और गिनना, इसमें गणितीय डिफरेंस आपको पता होना चाहिए था, तब ये प्रश्न बनता आपसे। तो मापना और गिनना, ये 2 शब्द जो है ना, ये मेरे को समझाने थे, इसीलिए परिभाषा को ऐसी लिखवाया हूं मैं। संख्या की परिभाषा तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएंगी, आप हजारों परिभाषाएं बना सकते हैं संख्या की, लेकिन यही परिभाषा लिखवाने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको मापने और गिनने में डिफरेंस बता पाऊं, क्योंकि मापने और गिनने को लेकर के एक प्रश्न आया था व्यापम में, वो प्रश्न अपन आगे जाके डील करेंगे। चलिए आप ही लोग बताइए, क्या समझ में आता है मापने का मतलब? मापने का मतलब क्या समझ में आता है? एग्जाम्पल दीजिए, मापने का मतलब क्या? जैसे, ठीक, जैसे हाइट को माप रहे हैं, ये हो जाएगा मापना। जैसे वेट को माप रहे हैं, ये हो जाएगा मापना। जैसे रायपुर से बिलासपुर का डिस्टेंस को माप रहे हैं, ये हो जाएगा मापना। जैसे दूध की मात्रा 2 लीटर, 3 लीटर, चावल की मात्रा 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ये सब क्या हो जाएगा? मापना। इसके लेंथ को माप रहे हो आप, ये हो जाएगा मापना। समझ आ रहा है? तो मापने का मतलब, जैसे मान लो मैं अपनी हाइट को मापा कि मेरी हाइट 172.6 सेंटीमीटर है, इसको बोलूंगा मापना। जैसे मैं बोला मेरा वेट 75.4 kg है, तो ये हो जाएगा मापना। जैसे रायपुर से बिलासपुर का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, ये हो जाएगा मापना। जैसे दूध की मात्रा 2 लीटर, चावल की मात्रा 2.5 किलोग्राम, ये सब क्या हो जाएगा? मापना। तो हाइट को माप लो, वेट को माप लो, डिस्टेंस को माप लो, क्वांटिटी को माप लो, ये सब क्या होता है? मापना। गिनने का मतलब क्या समझ में आता है? गिनने का मतलब क्या समझ में आता है? गिनने का मतलब वस्तुओं को गिनना, किसी भी वस्तु को गिनना। जैसे चेयर्स को गिनने बैठ गए आप, समझ आ रहा है? मैं बोला चेयर्स को गिनना स्टार्ट करो, तो चेयर्स को आप गिनने बैठ गए।
विद्यार्थियों की संख्या को गिनने बैठ गए, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या को आप गिनने बैठ गए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, गिनना बोलूंगा। समझ आ रहा है? तो मापने का मतलब किसी भी व्यक्ति की आप हाइट माप रहे हैं, उसका वेट माप रहे हैं, कोई डिस्टेंस माप रहे हैं, कोई क्वांटिटी माप रहे हैं, ये सब मापने में आएगा। गिनने में वस्तुओं को गिनना, वस्तुएं सजीव भी हो सकती हैं और निर्जीव भी हो सकती हैं। अब दोनों में गणितीय डिफरेंस क्या है, उस पर आधारित था प्रश्न। दोनों में गणितीय अंतर क्या आएगा, तो ध्यान से समझना। ये कुछ संख्याएं मैं लिख रहा हूं आपके सामने दशमलव वाली। इन संख्याओं को क्या कहते हैं वो आगे जाके अपन देखेंगे। ये कुछ संख्याएं मैं आपके सामने लिखा हूं, दशमलव वाली संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। इन संख्याओं का नाम क्या है, ये सब आगे जाके क्लासिफिकेशन में देखेंगे अपन। फिलहाल ये कुछ दशमलव वाली संख्याएं हैं, तो यहां पर ध्यान से समझना। ये जो संख्याएं आपके सामने लिखी हैं, इन संख्याओं का यूज आप मापने में कर लेंगे। इन संख्याओं का यूज आप मापने में तो कर लेंगे, लेकिन इन संख्याओं का यूज आप गिनने में नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे को चावल की मात्रा बोलना है तो 2.5 केजी बोल सकता हूं, इसका लेंथ 3.6 सेंटीमीटर बोल सकता हूं, कोई डिस्टेंस 4.25 किलोमीटर बोल सकता हूं। तो डेसिमल वाले नंबर्स, दशमलव वाली संख्याएं जो आप देख पा रहे हैं, इन संख्याओं का यूज मापने में तो हो जाएगा, गिनने में हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। गिनते समय ऐसा कभी बोले हैं क्या कि 2.5 चेयर्स हैं, 3.6 लड़के हैं, 4.7 लड़कियां हैं, ऐसा कभी नहीं बोले हैं। अगर मैं चेयर्स को गिनने बोलूंगा तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा गिनेंगे चेयर्स को आप। लड़कों की संख्या को गिनने बोलूंगा तो ऐसा गिनेंगे, लड़कियों की संख्या को गिनने बोलूंगा तो ऐसा गिनेंगे आप। तो ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, इनका उपयोग मापने में हो जाएगा, गिनने में नहीं हो पाएगा। लेकिन ये वाले जो नंबर्स हैं, इनका उपयोग गिनने में और मापने में दोनों में होगा। गिनने में और मापने में दोनों में होता है। इसी डिफरेंस को लेकर के वो प्रश्न था, आगे जाके आएगा। एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसी डिफरेंस को लेकर के व्यापम ने प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न बताऊंगा क्या था, स्टेटमेंट वाइज पूछा था उसने, तो प्रश्न कराऊंगा मैं। सिंपल सी परिभाषा है, कोई काम की परिभाषा नहीं है, बस जानकारी के तौर पे याद रखिएगा। कोई पूछे संख्या क्या होता है तो बोलना आना चाहिए कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। गणितीय वस्तुएं का मतलब मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। अब यहां पर मैंने बोला, ये जो दशमलव वाली संख्याएं आप देख पा रहे हैं, ये डेसिमल वाले नंबर्स जो आप देख पा रहे हैं, 2.5 3.6 4.25 5.625, ये डेसिमल वाले नंबर्स जो आप देख पा रहे हैं, इनका उपयोग मापने में हो जाएगा। क्योंकि आप बोल सकते हैं 2.5 केजी चावल, 2.5 लीटर दूध, 3.6 किलोमीटर डिस्टेंस, 4.2 सेंटीमीटर का लेंथ बोल सकते हैं। तो डेसिमल वाले नंबर्स का उपयोग मापने में हो जाएगा, लेकिन गिनने में ऐसा कभी नहीं बोल पाएंगे कि एक लड़का, दो लड़का, ढाई लड़का, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। एक लड़की, दो लड़की, ढाई लड़की, तीन लड़की, 3.5 लड़की, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। मतलब ये डेसिमल वाले नंबर्स का उपयोग मापने में होगा, गिनने में नहीं होगा। ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा चलेगा, इनका उपयोग मापने में भी हो जाएगा और गिनने में भी हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ 2.56, इसका उपयोग मापने में कर पाएंगे तो कर लेंगे सर, गिनने में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे सर। वो प्रश्न आएगा, उसमें यही जानकारी चाहिए थी आपको। क्लियर है? ये मापना गिनना क्या होता है, सिंपल सा काम है। मापना मतलब हाइट माप लो, वेट माप लो, डिस्टेंस माप लो, क्वांटिटी माप लो। गिनना मतलब वस्तुओं को गिनो। वस्तुएं सजीव भी हो सकती हैं और वस्तुएं निर्जीव भी हो सकती हैं। याद रहेगा ये? चलो अब लिखो संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नोट कर लीजिए थोड़ा एग्जांपल इसका, जो बोर्ड में लिखा हुआ है। रुपेश बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या बात करनी है बताइए। हो गया यहां तक? समझ आया क्या होता है मापना गिनना? ये परिभाषा कोई काम की नहीं है, कहीं पे काम नहीं आएगी। काम का जो चीज है वो आगे लिखेंगे। संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। चलो ध्यान से देखना,
संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मुख्यतः संख्या जो है दो प्रकार की, थोड़ा सा जगह लेके लिखना, बहुत सारी संख्याएं आएंगी क्लासिफिकेशन में, सारी संख्याओं को डालूंगा मैं भी, तो थोड़ा जगह लेके लिखना इसको, बहुत सारी संख्याएं आएंगी इसमें भी। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, एक होती है वास्तविक संख्या, ध्यान रखिएगा ये पूरे गणित में चलेगा, इसके बिना गणित बनेगा ही नहीं आपसे। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब एक बात ध्यान से समझना, काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। आप वर्ग 3 का पेपर अगर दे रहे हैं, वर्ग 2 का पेपर अगर दे रहे हैं, तो काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। वर्ग 1 का पेपर अगर आप दे रहे हैं गणित विषय से, तो काल्पनिक संख्या आपको पढ़ना पड़ेगा। काल्पनिक संख्या का एंट्री होता है 11th क्लास से, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है वर्ग 3 और वर्ग 2 में। वर्ग 1 का तैयारी अगर आप कर रहे हैं गणित विषय से, तो आपको काल्पनिक संख्या पूरा पढ़ना पड़ता है। तो काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए क्या समझोगे इसको, देखो एक बार। काल्पनिक का मतलब ऐसा नंबर सोचो जो कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। समझ आ रहा है? ऐसा नंबर जिसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो, जो कल्पना में हो। तो कैसे पहचानेंगे काल्पनिक संख्या को, ध्यान से समझना। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर संख्याएं हैं, ये देखिए, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्याएं हैं, तो ऐसे संख्याओं को आप क्या नाम देते हैं, काल्पनिक संख्या का। समझ आ रहा है? वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्याएं हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में अगर नंबर्स हैं, तो ऐसे नंबर को आप बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ऐसा कोई भी नंबर आपके सिलेबस में आपको दिखाई नहीं देगा, आपके सिलेबस में है ही नहीं ऐसा नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कैलकुलेशन करते हुए ऐसा नंबर कहीं पे आपको प्राप्त नहीं होने वाला। आप कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा कोई नंबर आपको कहीं पर प्राप्त नहीं होगा। तो जानकारी के लिए बस लिखवा रहा हूं मैं, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या जो कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। सामान्य जीवन में कैसे पहचाना जाए इसको, तो याद रखिएगा, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर कोई संख्या है, तो ऐसी संख्या को आप बोलते हैं काल्पनिक संख्या। याद रखिएगा, वर्गमूल 2 को काल्पनिक नहीं बोलेंगे, -2 को काल्पनिक नहीं बोलेंगे, वर्गमूल के अंदर -2 इसको बोलेंगे काल्पनिक। वर्गमूल का चिन्ह जानते हैं ना, स्क्वायर रूट का चिन्ह जानते हैं ना, तो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या बैठी हुई है, तो उस संख्या को आप नाम देते हैं काल्पनिक संख्या का, इमेजिनरी नंबर का। ऐसा कोई भी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, बस जानकारी के लिए ऐसा लिख लीजिए कि ऐसा कोई भी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा नंबर पूरे गणित में कैलकुलेशन करते हुए कहीं पे नहीं आएगा। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ गई, तो मान के चलिए आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा। जो गणित विषय वाले हैं वो तो इतना जानते होंगे, इनको आई के रूप में लिखा जाता है, इनको आई के रूप में लिखते हैं, जहां पे आई का वैल्यू क्या होता है, वर्गमूल -1। ऐसा कुछ 11th 12th में जो गणित विषय से पढ़े होंगे उनको आता होगा। आई को क्या बोलते हैं, जहां पे आयोटा, आई को आयोटा बोलते हैं या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वर्गमूल -2 को मैं क्या लिखूंगा, वर्गमूल -2 को मैं ऐसा तोड़ दूंगा। कैसे तोड़ूंगा, वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल -1 तोड़ सकते हैं। आगे जाके वर्गमूल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वर्गमूल m इंटू एन को आप अलग अलग कर सकते हैं, वर्गमूल m इंटू वर्गमूल n, क्योंकि ये गुणा होकर के यही मिलेगा। तो उसी प्रकार वर्गमूल -2 को मैं ऐसा तोड़ सकता हूं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1, क्योंकि इसको जब गुणा करेंगे तो वापस से मेरे को ये डेटा प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, वर्गमूल 2 जैसा है वैसा छोड़ दो और वर्गमूल -1 को क्या लिख दो, आई, ऐसा। तो काल्पनिक संख्या जो है वो या तो इस प्रकार की दिखाई देगी आपको वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में, या तो आपको आई के रूप में दिखाई देगी। तो काल्पनिक संख्या का मतलब ऐसा नंबर जो कल्पना में हो, सामान्य जीवन में जिसका कोई उपयोग ना हो। पहचानेंगे कैसे, अगर पहचानना है तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर कोई संख्या है, तो इस संख्या को आप काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ऐसा कोई संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। जो गणित विषय वाले होंगे उनको पता होगा, इनको आई के रूप में लिखते हैं, जहां पे आई का वैल्यू होता है वर्गमूल के अंदर -1।
वर्गमूल -2 को आप तोड़ दीजिए, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1, क्योंकि गुणा करने पर वापस से नंबर प्राप्त हो ही जाएगा। वर्गमूल -1 को क्या बोलते हैं, आई। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो काल्पनिक संख्या या तो इस प्रकार की दिखाई देगी या तो आई के रूप में आपको दिखाई देगी। लेकिन वर्ग 2 वर्ग 3 का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो कहीं पे काल्पनिक संख्या सिलेबस में नहीं है। लिखेंगे यहां तक, सामान्य जानकारी लिखिए। तो बस इतना एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए जिससे कि याद रहे। तो संख्या मुख्यतः मैंने बोला दो प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक के बारे में मैंने एकदम सामान्य जानकारी बताई है। वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप 2-3 घंटा पूरा इसको लेकर के काम कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आप लोगों को इतना ही जानकारी जानना है, इससे ज्यादा जानने का कोई आवश्यकता नहीं है। हो गया? बढ़ूं आगे। अब काल्पनिक को छोड़ करके, काल्पनिक आपके सिलेबस में है नहीं, काल्पनिक को छोड़ करके जो संख्या बची उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। और आपके सिलेबस में वास्तविक संख्या है, ध्यान से समझना। आपके सिलेबस में केवल और केवल वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या को छोड़ दीजिए तो जो संख्याएं बची उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वैसे एक और संख्या होती है, दोनों का मिश्रित रूप होती है, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं उसको। दोनों का मिश्रित रूप, सम्मिश्र संख्या। जो मैथ्स वाले होंगे उनको ऐसा याद आ रहा होगा, उसको कैसे लिखते हैं, a + ib, जहां पे a क्या होता है, रियल नंबर, और ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ये वास्तविक संख्या और ये क्या होती है, काल्पनिक संख्या। दोनों का सम्मिलित रूप होता है, वो सम्मिश्र संख्या बोलते हैं उसको। लेकिन जब यही आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको तो पढ़ के मतलब भी नहीं होगा। तो आपके सिलेबस में जो है ना वो केवल और केवल क्या है, वास्तविक संख्या। चलिए इसी में आ जाएंगे अब, वास्तविक संख्या ये आपके सिलेबस में है। अब वास्तविक संख्या मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। वास्तविक संख्या मुख्यतः दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल एंड इर्रेशनल। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय, कहने का मतलब रैशनल एंड इर्रेशनल। बहुत सारी नंबर्स आएंगे अभी, देखना। हो गया यहां तक? अब एक बात यहां पे समझो थोड़ा, मैंने बोला काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में है नहीं, ध्यान से समझना। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल और केवल क्या है, वास्तविक संख्या। और मैं बोल रहा वास्तविक संख्या मोटे मोटे तौर पे दो टाइप का होता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या मोटे मोटे तौर पे दो टाइप का होता है, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब समझ आ रहा है? कोई भी नंबर आपके सिलेबस में आया, कोई भी नंबर आपके सिलेबस में आया, या तो वो क्या होगा, परिमेय, या तो वो क्या होगा, अपरिमेय। मतलब दो ही नंबर्स आपके सिलेबस में है, परिमेय और अपरिमेय। कोई भी नंबर मैं लिख दूं आपके सिलेबस से उठा करके, या तो वो परिमेय होगा या तो वो अपरिमेय। 99.9% नंबर्स जो आपको दिखाई देंगे, 99.9% नंबर्स जो आपको सिलेबस में यूज होंगे, दिखाई देंगे, वो क्या होंगे, परिमेय होंगे। समझ आ रहा है? 99.9% नंबर्स बोल रहा हूं जो आपको दिखाई देंगे सिलेबस में, जो यूज होंगे, वो क्या होंगे, परिमेय होंगे। आगे लिखेंगे क्लासिफिकेशन को। परिमेय संख्या को आगे क्लासिफाई करेंगे तो ये तीन टाइप का होता है। पहला होता है प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो परिमेय संख्या को जब आगे क्लासिफाई किए तो परिमेय संख्या तीन प्रकार का, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। लिखे यहां तक? अब पूर्णांक संख्या को आप आगे क्लासिफाई करेंगे तो पूर्णांक संख्या तीन टाइप का होता है।
पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं इसको। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। और तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या तीन टाइप का, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां तक याद रहेगा। बहुत सारी संख्याएं आएंगी देखो, और बहुत सारे प्रश्न आएंगे संख्याओं को लेकर के। वास्तविक और काल्पनिक याद रहेगा, ये काल्पनिक हटा दो, वास्तविक आपके सिलेबस में है। वास्तविक कितने प्रकार का? दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय के अंदर कुछ नहीं आएगा, अपरिमेय बस अपरिमेय है। परिमेय के अंतर्गत तीन टाइप का संख्या, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक के अंतर्गत तीन टाइप का संख्या, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। अब प्राकृत संख्या के अंतर्गत दो अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान से समझना। प्राकृत संख्या के अंतर्गत दो अलग अलग क्लासिफिकेशन, ध्यान से देखिए। प्राकृत संख्या के अंतर्गत मैं बोल रहा दो अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्राकृत संख्या दो टाइप का, सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर। सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का यह पहला क्लासिफिकेशन, जिसमें प्राकृत संख्या दो प्रकार का, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। दूसरे में दो प्रकार का, फिर से एक अभाज्य संख्या और दूसरा भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये देखिए, ये प्राकृत संख्या का क्लासिफिकेशन है। प्राकृत संख्या का दो अलग अलग क्लासिफिकेशन मैंने लिखा है। पहले क्लासिफिकेशन में मैंने बोला प्राकृत संख्या दो प्रकार का, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। और दूसरे वाले में मैंने बोला प्राकृत संख्या दो प्रकार का, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। लिखिए यहां तक। अब देखिए, एक और संख्या आती है परिमेय संख्या के अंतर्गत ही, एक और संख्या आती है, इसको बोलते हैं भिन्न संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है एक संख्या और, इसको बोलते हैं भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न संख्या। यहां से सही जोड़ी बनाने वगैरह के प्रश्न, और आप सीटेट का पेपर दिए होंगे तो परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में डिफरेंस को लेकर के प्रश्न वो आया हुआ है, करेंगे वो। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या का दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। भिन्न संख्या का दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पहले क्लासिफिकेशन में भिन्न संख्या चार प्रकार की, उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं आप मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा तुल्य भिन्न, इसको बोलते हैं आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये पहला क्लासिफिकेशन भिन्न संख्या का, जिसमें भिन्न संख्या चार प्रकार की। दूसरे वाले क्लासिफिकेशन में भिन्न संख्या दो प्रकार की, एक होती है साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, और दूसरी होती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये है संख्या का क्लासिफिकेशन आपके सामने। पूरा वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आ रहा है सब, परिमेय और अपरिमेय। उसके बाद परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्याएं हैं, अपरिमेय के अंतर्गत कुछ भी नहीं है। अपरिमेय अपरिमेय है। परिमेय संख्या का पूरा ये अलग अलग नाम नीचे लिखा हूं मैं। कुछ परिमेय संख्याएं प्राकृत हैं, कुछ पूर्ण हैं, कुछ पूर्णांक हैं। प्राकृत में कोई सम है तो कोई विषम है, कोई अभाज्य है तो कोई भाज्य है। परिमेय के अंतर्गत ही आएगा भिन्न संख्या। भिन्न में कोई उचित है, कोई अनुचित है, कोई मिश्रित है, कोई तुल्य है। भिन्न में ही साधारण भिन्न है और दशमलव भिन्न है। ये पूरा क्लासिफिकेशन है संख्या का। इन सारी संख्याओं की कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए, सारी संख्याओं की एकदम डेप्थ में जाकर के इन सारी संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखेंगे एक एक करके अपन संख्याओं को पढ़ेंगे, उसका चिंता मत करिए। सारे कंटेंट आपके नोट्स में होने चाहिए।
सिस्टमेटिक किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि नोट्स ढंग का बनाइए, एग्जाम के टाइम पे नोट्स ही काम आएगा आपको। नोट्स और प्रैक्टिस सेट पे काम करिए, बुक्स वगैरह इतना मोटा मोटा उठाएंगे कुछ भी मतलब नहीं होगा। लिखे यहां तक पूरा, एक बार रिकॉल करिए, चलिए बैठाइए दिमाग में चीजों को। सबसे पहले मैं संख्या की परिभाषा बताया, याद रहेगी वो। वहां पे दो टर्म्स आए थे, मापना और गिनना। मापना मतलब दिमाग में चल रहा है क्या था, और गिनने का मतलब दिमाग में चल रहा होगा क्या था। मापने में डेसिमल वाले नंबर्स का यूज होगा, लेकिन गिनने में नहीं होगा। ये डिफरेंस था, मेजर डिफरेंस यही था। इसके बाद संख्या के क्लासिफिकेशन में आए अपन। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बताया कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में दिखेगी संख्या तो वो काल्पनिक है, आई के रूप में दिखेगी संख्या तो वो काल्पनिक है। खैर इसको छोड़ो, ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो ऐसा कोई नंबर आपको दिखाई नहीं देगा। जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है वो क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितने टाइप की थी, दो, परिमेय और अपरिमेय। इसके बाद परिमेय संख्या के अंतर्गत तीन संख्याएं लिखा मैं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। फिर पूर्णांक संख्या के अंतर्गत तीन संख्याएं लिखा मैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। प्राकृत संख्या का दो अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन किया, एक में सम प्राकृत और विषम प्राकृत, और एक में भाज्य और भाज्य। एक और संख्या मैं बोला परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगी, जिसको बोलते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या का दो अलग अलग क्लासिफिकेशन किया। पहले क्लासिफिकेशन में भिन्न संख्या चार प्रकार की, उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य, और दूसरे वाले में दो प्रकार की, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। इंग्लिश मीडियम वाले कोई होंगे तो मैं सारे टर्म्स इंग्लिश में एक बार रिपीट कर रहा हूं। नंबर दो टाइप का, रियल एंड इमेजिनरी। रियल नंबर मेनली दो टाइप का, रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल के अंतर्गत ये तीन संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंतर्गत नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। रैशनल नंबर के अंतर्गत ही फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर का दो अलग अलग क्लासिफिकेशन, पहले में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहां पे डेसिमल फ्रैक्शन मतलब ये, और सिंपल फ्रैक्शन मतलब ये। सिंपल फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्न, और डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव भिन्न। क्लियर है यहां तक? इसके बाद क्वेश्चन में अपन बाद में आएंगे। इसके बाद आप दशमलव वाली संख्या का क्लासिफिकेशन लिखिए। देखना कल के लेक्चर में सारी बातें लिंक होंगी एक दूसरे से। दशमलव वाली संख्याएं, डेसिमल नंबर्स, इनका अलग से पूरा क्लासिफिकेशन होता है। दशमलव वाली संख्याएं, डेसिमल नंबर्स, इसको भी लिखेंगे। आगे जाके देखना पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें लिंक होंगी, समझ में आएंगी सारी चीजें। अभी तो मैं केवल लिखवा रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। दशमलव वाली संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। अब दशमलव वाली संख्याएं जो हैं ये मेनली दो टाइप की होती हैं। पहली है शांत या परिमित दशमलव। शांत या इसी को बोलते हैं परिमित दशमलव, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल। शांत या परिमित दशमलव इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल। टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल। शांत या परिमित दशमलव इंग्लिश में टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल बोलते हैं। दूसरा होता है अशांत। अशांत या अपरिमित दशमलव। अशांत या अपरिमित दशमलव इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल। अब ये अशांत या अपरिमित दशमलव दो टाइप का होता है। पहला होता है आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव। और दूसरा होता है अनावर्ती। अनावर्ती अशांत दशमलव इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये दशमलव वाली संख्याओं का क्लासिफिकेशन है
दशमलव वाली संख्याएं मेनली दो टाइप की, शांत और अशांत। अशांत दो टाइप का, आवर्ती और अनावर्ती। ऐसे याद रखिएगा इसको। देखो, दशमलव वाली संख्याएं दो टाइप की, शांत और अशांत। समझ आ रहा है? अशांत दो टाइप का, आवर्ती और अनावर्ती। एकदम सिंपल, शांत अशांत, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती। पढ़ाऊंगा क्या होता है ये, आगे जाके बताऊंगा, अभी नोट नहीं करेंगे। जैसे ये संख्या लिखा 2.5, एक संख्या लिखा 2.3333, ऐसा चलेगा। इसको 2.3 का बार ऐसा भी बोलते हैं। एक संख्या लिखा मैं √2 का वैल्यू 1.41421356, ऐसे अलग अलग अंक आएंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। तीन टाइप की संख्याएं दिखेंगे आपको। देखो, तीनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? ये शांत हो जा रहा है, देख पा रहे हैं? शांत मतलब दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा, इसी को शांत दशमलव बोलेंगे। ये दोनों ही क्या है? अशांत, दशमलव के बाद कभी खत्म ही नहीं होंगे। 3 3 3 3 3 3 3 आते रहेगा। कितना? 3, अनंत, अंत ही नहीं है। यहां देखिए 4 1 4 2 1 3 5 6, अलग अलग अंक आते रहेंगे, अलग अलग अंक आते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये भी अशांत है और ये भी क्या है? अशांत। रिपीटेशन वाला अशांत क्या कहलाएगा? आवर्ती। और विदाउट रिपीटेशन वाला अशांत क्या कहलाएगा? ऐसा पढ़ाऊंगा आगे जाके, समझ आ रहा है? क्लियर दिखेगा? ये शांत और ये दोनों क्या है? अशांत। रिपीटेशन वाला अशांत कौन सा? अशांत, आवर्ती। और विदाउट रिपीटेशन जो अशांत रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अनावर्ती। समझ आ रहा है? पढ़ाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। तो शांत और अशांत, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती। अब एक बात समझो जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में कही थी कि संख्याएं तो आपके सिलेबस में दो ही है ना, एक परिमेय और दूसरी क्या है? अपरिमेय। संख्याएं तो आपके सिलेबस में केवल दो ही है, एक परिमेय है और एक क्या है? अपरिमेय। इसका मतलब ये भी तो कहीं ना कहीं परिमेय और अपरिमेय का ही भाग होंगी। संख्याएं मुख्यतः दो ही हैं, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है। अगर मोटा मोटा देखूं मैं तो संख्या या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। कोई भी संख्या आपके सिलेबस में मैं लिख दूं, या तो वो परिमेय होगी या तो वो अपरिमेय होगी। तो एक बार के लिए अभी लिख लीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसका ये वाला पार्ट है, ये परिमेय संख्या का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअल में परिमेय संख्या का पार्ट है, आगे जाके पूरा लिंक करूंगा। ये भी परिमेय संख्या का पार्ट है, परिमेय संख्या। और ये वाला जो है ना, ये अपरिमेय संख्या का पार्ट है। देखना, ये समझ में आएगा आगे के लेक्चर्स में आपको। अभी के लिए लिख लो ऐसा एरो बना बना के। ये रैशनल नंबर का पार्ट है, ये भी रैशनल नंबर का पार्ट है, और ये इररैशनल नंबर का पार्ट है। संख्याएं तो मेनली दो ही हैं, परिमेय और अपरिमेय, बस उनके नाम अब अलग अलग ले रहे हैं ना अपन। प्राकृत बोल दे रहे हैं, पूर्ण बोल दे रहे हैं, अभाज्य बोल दे रहे हैं, भिन्न बोल दे रहे हैं, सम बोल दे रहे हैं, विषम बोल दे रहे हैं। उसी प्रकार शांत दशमलव बोल दे रहे हैं अपन, अशांत दशमलव बोल दे रहे हैं अपन, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती बोल दे रहे हैं। लेकिन संख्याएं तो मेनली दो ही हैं, एक क्या है? परिमेय, और दूसरी क्या है? अपरिमेय। नंबर केवल दो ही हैं, परिमेय और अपरिमेय, मतलब रैशनल एंड इररैशनल। तो मैं बोला ये वाला जो पार्ट है ना, ये रैशनल नंबर परिमेय संख्या ही है, ये वाला पार्ट भी परिमेय संख्या रैशनल नंबर ही है, ये वाला पार्ट अपरिमेय संख्या इररैशनल नंबर है। इतने नंबर्स कवर करने हैं आपको। देखिए, ये जो लिखा पिछले स्लाइड में और इसके बाद अभी जो लिखा ये वाले स्लाइड में, इतने नंबर्स आपको कवर करने हैं। इसके अलावा अभाज्य संख्या जो पढ़ेंगे अपन, तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आपने सुना होगा, ऐसा टेट में भी प्रश्न देखा होगा आपने, जुड़वा अभाज्य सुने हैं? ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य सुने होंगे। एक होता है सह अभाज्य, को प्राइम। 2019 शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक में पूछा गया था, 4 संख्याएं दी गई थी। सहअभाज्य हमेशा जोड़े में होता है, बताऊंगा, पेयर में होता है हमेशा। सहअभाज्य हमेशा जोड़े में होता है। दो संख्याओं को ही कहेंगे सहअभाज्य, सिंगल संख्या को सहअभाज्य कभी नहीं कहेंगे। तो 4 पेयर दिए गए थे 2019 शिक्षक भर्ती, 2019 की बात कर रहा हूं। 19 शिक्षक भर्ती में 4 पेयर दिए गए थे और बोला था कौन सा पेयर सहअभाज्य है। सीधे सीधे प्रश्न। अभी सीटेट का पेपर हुआ था, उसमें बोला गया था कि 50 तक में कितने जुड़वा अभाज्य हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो जब अभाज्य संख्या को पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा आपको कि सह अभाज्य क्या होता है। ये जब पढ़ेंगे ना तब समझेंगे सह अभाज्य क्या होता है और जुड़वा अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम और जुड़वा अभाज्य को बोलते हैं ट्विंस प्राइम। देखेंगे पूरा अपन, नोट किए पूरा। अब एक एक करके सारी संख्याओं को लिखना चालू करेंगे।
ये भी आ जाएगा, देखना कल के लेक्चर में ये भी आ जाएगा पूरा। चलो सबसे पहले लिखेंगे आप प्राकृत संख्या। एक बात ये भी समझेंगे, जिस सीक्वेंस में मैं लिखवा रहा हूं नंबर्स को, उसी सीक्वेंस में नंबर्स को पढ़ा भी जाता है। ये जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए टेट का, इसमें यही तो पूछा था, देखो ना, ये देखो इसमें यही तो पूछा था। ये देखिए आपको क्या दिया था, यहां पे कराऊंगा इस प्रश्न को। आपको दिया था कि ये 4 संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक। अब संख्या पद्धति को सीखने के लिए इनका उचित क्रम क्या होगा, ये देखिए। ये 4 संख्याएं दी गई थी, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक, और बोल रहा था कि संख्या पद्धति अगर आपको सीखना है तो इन चारों को पढ़ने का क्रम क्या होगा। तो जिस क्रम में मैं बता रहा हूं वही क्रम में संख्या को पढ़ा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। जिस क्रम में आपको मैं बता रहा हूं उसी क्रम में संख्या को पढ़ना होता है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या। क्वेश्चंस आएंगे, चिंता नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस शीट भरपूर मिल जाएगा आपको। प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या जानते हैं इसके बारे में बताइए, कहां से स्टार्ट होता है ये? 1 से लिखेंगे। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। The numbers which are used for counting. The numbers which are used for counting. वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब एक बात समझो, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, The numbers which are used for counting. अब मैं बोला वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी प्राकृत संख्या कहलाएंगी। तो किसी भी वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? मैं बोला चेयर्स गिनना स्टार्ट करो तो 1 से करेंगे। ऐसा 0 बोल करके 1 2 3 4 करने का तो कोई औचित्य है नहीं। मैं बोला विद्यार्थियों की संख्या को गिनो तो कहां से गिनना स्टार्ट करेंगे? 1 से। ऐसा 0 बोल करके 1 2 3 4 करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी वस्तु को, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, आप गिनना स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से। इसीलिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक जाएंगी? कोई अंत ही नहीं है, इसीलिए आप क्या लिख देते हैं? अनंत। कोई अंत नहीं है सीरीज का। समझ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 कहां तक सर? कोई अंत ही नहीं है, और जिसका कोई अंत ना हो उसी को आप क्या लिखेंगे? अनंत। समझ आ रहा है? 0 प्राकृत संख्या में आएगा क्या? नहीं आएगा, लिख के काट दो ऐसा। पहली बात तो क्यों नहीं आएगा सर? किसी भी वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 से करेंगे। परिभाषा क्या है प्राकृत संख्या की? वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी। अब किसी भी वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करेंगे सर तो 1 से करेंगे। मैं बोला चेयर्स को गिनना स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6 सा बोलेंगे। विद्यार्थियों की संख्या को गिनना स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 सा बोलेंगे। 0 बोल करके 1 2 3 4 बोलने का कोई मतलब नहीं है। 0 को यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब 0 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होगा। मेरे को बताओ तो नेगेटिव नंबर्स प्राकृत संख्या में शामिल होंगे क्या? नेगेटिव नंबर्स होंगे? नहीं होंगे। गिनते समय ऐसा कभी बोले हैं क्या कि कमरे में -10 कुर्सियां हैं, -15 लड़के बैठे हैं, -20 लड़कियां बैठी है? नहीं बोले हैं। तो नेगेटिव नंबर्स भी प्राकृत संख्या में यूज नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ तो दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में यूज होंगी कि नहीं होंगी? 2.5 है कि नहीं प्राकृत संख्या? बताओ 2.5 प्राकृत संख्या है कि नहीं? अरे सिंपल सा है, परिभाषा सोचो ना यार। गिनने के काम में आएगा क्या 2.5? नहीं आएगा। 1 2 2.5 3 ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसा गिनते हैं। तो ना तो 0 आएगा, ना तो नेगेटिव नंबर्स, और ना ही डेसिमल वाले नंबर्स। लिख के काटिए, यही सब बनेंगे क्वेश्चंस। ना तो 0 आएगा, ना ही नेगेटिव नंबर्स, और ना ही डेसिमल वाले नंबर्स। तो प्राकृत संख्या सिंपल सा, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी स्टार्ट कहां से होंगी? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कोई अंत नहीं है, और जिस सीरीज का कोई अंत ना हो उसी को आप क्या बोलते हैं? अनंत। समझ आ रहा है? जिस सीरीज का कोई अंत ही ना हो उसको आप बोलते हैं अनंत। तो 0 नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, डेसिमल वाले नंबर्स भी नहीं आएंगे। क्लियर है? ये सिंपल सी परिभाषा। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी। कथन कारण का प्रश्न है अभी स्लाइड में।
वो अभी नहीं करवा रहा हूं। कथन कारण का एक बहुत अच्छा प्रश्न है प्राकृत संख्या का, अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि समय ऑलमोस्ट हो गया है, कल कराऊंगा क्वेश्चंस में। एक और संख्या लिख लीजिए, पूर्ण संख्या, क्वेश्चंस कल कराऊंगा। कथन कारण का एक बहुत अच्छा प्रश्न है प्राकृत संख्या को लेकर के, और कथन कारण के प्रश्नों को कैसे डील किया जाता है सिखाऊंगा। समझ में ही नहीं आता बच्चों को कि व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा, व्याख्या का ही तो लफड़ा फंसता है ना। कथन कारण के प्रश्न देखे होंगे आप, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, यहीं पे पूरा मामला फंस जाएगा आकर के। तो कल बात करूंगा, देखना कथन कारण के प्रश्नों में ये सारे प्रश्न आएंगे। देखो ये प्रश्न जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी कल कराऊंगा परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेकर के, कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, कोई दो अपरिमेय संख्याएं हैं एक दूसरे से भाग देने पर क्या होगा, गुणा करने पर क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा। ये बहुत काम के प्रश्न, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 12 रिजल्ट बनते हैं, कल बताऊंगा 12 रिजल्ट। 12 रिजल्ट मतलब कैसा, परिमेय परिमेय को आपस में खिलवाएंगे अपन, परिमेय परिमेय का योग, अंतर, गुणा, भाग। फिर अपरिमेय अपरिमेय को आपस में खिलवाएंगे अपन, अपरिमेय अपरिमेय का योग, गुणा, भाग, अंतर। समझ आ रहा है। फिर परिमेय और अपरिमेय को मिलवा करके खिलवाएंगे अपन, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिक्स करके योग, अंतर, गुणा, भाग। ऐसे 12 रिजल्ट बनते हैं टोटल। समझाऊंगा, वो खुद से समझ में आएंगे आपको। वो तब समझ में आएंगे जब आप अपरिमेय संख्या को समझेंगे कि एक्चुअल में अपरिमेय संख्या होता क्या है। ये जब आप समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। इर्रेशनल नंबर को जब आप समझेंगे तब आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। ये रिजल्ट रटने नहीं पड़ेंगे आपको। 12 रिजल्ट हैं, परिमेय परिमेय आपस में खेलेंगे 4 रिजल्ट, अपरिमेय अपरिमेय आपस में खेलेंगे 4 रिजल्ट, फिर परिमेय और अपरिमेय मिलकर के खेलेंगे 4 रिजल्ट। 4 रिजल्ट किस चीज के, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये 4 रिजल्ट। ये प्रश्न आएगा कल, तो कल कराऊंगा इन प्रश्नों को। इसके बाद देखिए ये कथन कारण का प्रश्न, फिर से परिमेय और अपरिमेय संख्या का, ये सारे प्रश्न आएंगे। देखना कथन कारण के प्रश्नों को बताऊंगा। ये देखिए भिन्न संख्या का प्रश्न आ जाएगा, ये भी कराऊंगा। ये तो बहुत आसान है, तुल्य भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न का प्रश्न आएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। ये देखिए अभाज्य संख्या को लेकर के कथन कारण, ऐसा ही प्रश्न भी मंडी सब इंस्पेक्टर में आया था, इसी वैरायटी का, इसी वैरायटी का प्रश्न था मंडी सब इंस्पेक्टर में जो पूछा गया था। तो कराऊंगा इन सारे प्रश्नों को। पूर्ण संख्या जल्दी से लिख लीजिए, होल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। If zero is included in natural numbers, then it is called whole number. यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। If zero is included in natural numbers, then it is called whole number. लिख लेंगे। प्राकृत संख्या पढ़ करके बैठे हुए हैं, इसमें जीरो भर को मिलाना है और कोई बदलाव नहीं करना है। प्राकृत संख्या पढ़ करके बैठे हुए हैं, इसमें जीरो भर को मिला दीजिए और कोई बदलाव नहीं करना है, बस प्राकृत संख्या में जीरो भर को मिलाना है। समझ आ रहा है। नेगेटिव नंबर्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे सर, लिख करके काट दो। डेसिमल वाले नंबर्स आएंगे क्या, तो डेसिमल वाले नंबर्स भी नहीं आएंगे, लिख करके काट दीजिए। प्राकृत संख्या में जीरो भर को मिलाना है और कोई बदलाव नहीं करना है, तो प्राकृत संख्या में जीरो भर को मिला दीजिए और कोई बदलाव मत करिए, बन जाएगा। अच्छा, पहली प्राकृत संख्या क्या थी, 1, और पहली पूर्ण संख्या क्या है, 0। ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं बोलूं आपको प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं कहां से कहां तक, 1 से 25 होंगी। प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं 0 से 24। औसत का प्रश्न आता है, दोनों में उत्तर फर्क आ जाएगा। समझ आ रहा है। यही गलतियां होती हैं, पता ही नहीं होता वहां पे कि पहली प्राकृत संख्या क्या, पहली पूर्ण संख्या क्या।
प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का मतलब 1 से कहां तक, 25 तक। लेकिन प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का मतलब 0 से 24। पहली पूर्ण संख्या कौन है, 0। दूसरी पूर्ण संख्या 1, तीसरी पूर्ण संख्या 2, चौथी पूर्ण संख्या 3। तो 25वें नंबर की पूर्ण संख्या 24। 25वें नंबर की पूर्ण संख्या 24 होगी। समझ पा रहे हैं बात को? ये छोटी छोटी बातें हैं, यही तो गलतियां होती हैं। अब यहां पे औसत निकालेंगे तो 13 आएगा और यहां पे औसत निकालेंगे तो 12 आएगा। पढ़ाऊंगा औसत कैसे निकालते हैं। तो पता ही नहीं है कि पहली प्राकृत संख्या क्या, पहली पूर्ण संख्या क्या, तो प्रश्न तो वैसे भी नहीं बनेगा फिर आपसे। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये बेसिक जानकारियां हैं। स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं, इसका एप्लीकेशन पूरे गणित में मिलने वाला है आपको। तो यहां तक पढ़ के आइएगा। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ये दो संख्याएं बताया हूं। कल क्वेश्चंस भी देखेंगे, कथन कारण के प्रश्नों को बनाने का अप्रोच क्या होता है, और भी बहुत सारी परिमेय अपरिमेय संख्या को डिटेल में पढ़ाऊंगा। जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है? जानते हैं क्या? पाई क्या है, परिमेय क्या अपरिमेय? अपरिमेय। पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है? तो 22/7 अगर आप बोल रहे हैं तो फिर अपरिमेय क्यों बोल रहे हैं? अपरिमेय संख्या में कौन आता है? अपरिमेय संख्या में कौन आता है? अपरिमेय, अपरिमेय इर्रेशनल में कौन आता है? √2 अपरिमेय आता है। क्यों अपरिमेय है पता है √2? कल बातचीत करेंगे इस पे, बहुत सारी बातचीत है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा नेचर दर्शाता है। अनावर्तीय, आसान तो है लेकिन अनावर्तीय। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होता और अलग अलग अंक आते हैं। कल पूरी बातचीत करता हूं इसकी। ये सारे प्रश्न कल कराऊंगा। रुपेश आप ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा, मैं बात कर लूंगा। ये सारे प्रश्न कल कराऊंगा। ये सारे प्रश्न कथन कारण के कल आ जाएंगे, चिंता मत करिएगा। पूरा अप्रोच सिखाऊंगा कथन कारण के प्रश्नों को बनाने का। नए पैटर्न में ही तैयारी करिएगा, पुराने पैटर्न में मत चलिएगा, क्योंकि व्यापम अभी एंट्रेंस एग्जाम तक नए पैटर्न में ले रहा है। अभी जो प्री बीएड, प्री डीएड ये सब लिया है अभी, उसमें तक कथन कारण डाला है पूरा। तो नए पैटर्न में ही क्वेश्चंस लगाइएगा, और नए पैटर्न में क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका जो आसान प्रश्न आता है ना, वो तो बनेगा। अगर ये प्रश्न की बात करूं ना, ये तभी बनेगा जब आपका परिमेय अपरिमेय में अच्छा डेप्थ नॉलेज होगा। ये सब प्रश्न जो है ना, ये सब तभी बनेंगे जब परिमेय अपरिमेय आपने अच्छी तरीके से समझ के पढ़ा होगा। तो कल ये प्रश्न लूंगा मैं, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा कैसे बनना है प्रश्न। यहां तक पढ़ के आइएगा, कल देखते हैं, बताऊंगा पाई की पूरी कहानी क्या है।